नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये दी लल्लन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा है। अभी जिस कमरे में हम खड़े हैं, मैं और मेरे साथी रूहानी वीडियो जर्नलिस्ट जो हैं, इस कमरे में हम खड़े हैं, ये एक ऑफिस है। आप कई सारी पार्टियों का ऑफिस देखते हैं, तो एक ऑफिस ये भी देखिए, ये है CPI-ML लिबरेशन का ऑफिस। क्या CPI-ML? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, उनका ऑफिस है। हम इस समय बिहार के सीवान ज़िले में हैं। सीवान और माले की कहानियाँ पुरानी है, कहानी लंबे समय से शुरू होती है। चंदू, अगर आपने नाम सुना हो, जिन दर्शकों को नहीं पता हो, ये बीच में फ़ोटो लगी है। ये जो 1 2 3 4 5 6 तस्वीरों के ठीक बीच में जो फ़ोटो है अम्बेडकर और भगत सिंह के बीच में, ये चंद्रशेखर प्रसाद की फ़ोटो है। चंदू JNUSU यानी JNU स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। सीवान आए थे, यहीं पास में ही चौक है JP चौक, जहाँ पर नुक्कड़ सभा कर रहे थे। वो श्याम नारायण थे ना? हाँ, श्याम नारायण यादव। हाँ, चंदू और श्याम नारायण यादव थे और नुक्कड़ सभा चल रही थी। गोलियां चली, चंदू, श्याम नारायण यादव समेत 3-4 लोग और मारे गए। माले सीट पर, मतलब यहाँ पे जो आपकी 6-7 विधानसभाएं, कितनी विधानसभाएं सीवान में? 8। नहीं, टोटल कितनी विधानसभाएं हैं? 8 विधानसभाएं ना। 8 में से 3 विधानसभाओं पे माले अपना चुनाव लड़ रही है। माले चुनाव लड़ रही है, कई सारे लोग कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं। वो राजद के साथ गठबंधन में है। राजद किस राजद के साथ गठबंधन में है? जिसके नेता और कन्विक्टेड गैंगस्टर सैयद शहाबुद्दीन ने चंदू पर गोलियां चलवाई थी, ऐसे आरोप हैं। चंदू पर यह आरोप है कि छोटे लाल यादव समेत दूसरे नेताओं के अबडक्शन वगैरह पर ही अबडक्शन और उनके गायब होने में शहाबुद्दीन का हाथ है। लेकिन अभी वही माले राजद के साथ है। तो हम देखने आए हैं कि माले की कार्यप्रणाली कैसी है, माले के लोग काम कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। अभी सुबह के लगभग 9:45 बज रहे हैं, तो सुबह का दोपहर का खाना वाना शुरू हो चुका है ना ऑफिस में। ये खाना वाना ऑफिस में ही बन रहा है? हाँ, ऑफिस में बन रहा है। नाम क्या है आपका? राम इकबाल प्रसाद। राम इकबाल प्रसाद जी। पार्टी से कितने दिनों से जुड़े हैं? पार्टी में बहुत दिन से जुड़े हैं, 74 से। 74 से जुड़े हुए हैं? हाँ अच्छा, हाँ इसी पार्टी में थे हमेशा से? हाँ, इसी पार्टी में। करते क्या हैं आप? अब तो हम पार्टी करते थे, अब तो पार्टी के काम से अब रिटायर हैं। पार्टी काम से रिटायर हो गए हैं? हाँ, तबीयत मैंने, अब तो हम लोगों को बहुत बीमारी हो गया है। फिर से ऑफिस में क्या कर रहे हैं चुनाव के समय? तो ऑफिस में रहना ही है, वो तो देहात में ना होगा हम लोगों से काम। अब दामा वाला बीमारी है, तो धुआं लग जा रहा है, तो उससे दम फूलने लगता है। दम फूल जाता है। तो राम इकबाल जी हैं, बता रहे हैं कि 74 से पार्टी का काम कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना काम कम कर दिया है। और ऑफिस देखते हैं। राम इकबाल जी, ये रोहित वेमुला की फोटो है, फिर भगत सिंह, चंदू जी, अम्बेडकर जी, विनोद मिश्र पहले जनरल सेक्रेटरी थे इसके पहले ना। अब उनके बाद उनके पहला जनरल सेक्रेटरी यहाँ है चारू मजूमदार। अच्छा, चारू मजूमदार। हाँ, दूसरा जनरल सेक्रेटरी हुए बगल में जौहर। हाँ, तब विनोद मिश्र, ठीक है। तो उनसे बाद आते हैं दीपांकर भट्टाचार्य। तब दीपांकर जी आते हैं। हाँ, अच्छा। तो इधर विनोद मिश्र की तस्वीर है, उनके बगल में किसकी तस्वीर है? राम नरेश राम की। ये भोजपुर से विधायक जो थे? जी जी जी, विधायक थे ना? हाँ, विधायक थे, लगातार। हाँ, इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये बड़ा सा बैनर है। लोग बताते हैं कि ये जगह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। भाकपा माले सीवान, उनका झंडा वंडा पूरा बैनर फ्लेक्स लगा हुआ है। इधर आई रूहानी, अब जरा सा देखते हैं क्या क्या लगा है दीवारों पे। कपड़े वपड़े टंगे हुए हैं, मार्क्स की फोटो है, फ्रेडरिक एंगल्स की फोटो है, लेनिन, स्टालिन, माओ, चारू मजूमदार, सुब्रत दत्त यानी जौहर और विनोद मिश्र। मतलब एक चीज़ बताइएगा राम इकबाल जी, मतलब आप लोग से पूछा जाता है कि नहीं, पता नहीं आप लोग क्या इस पे बारे में सोचते हैं, माओ की फ़ोटो क्यों लगा दें आप लोग? माओ के फोटो इसलिए लगाया जाता है कि जो जनवादी क्रांति में उनका बहुत बड़ा भूमिका सामंतवाद विरोधी संघर्ष में रहा है ना, तो हम लोग उनसे माने थोड़ा ऐसा, माने भारत में क्या फ़ायदा हो सकता है, माने उस आंदोलन से हमको क्या होगा, तो माने जो भी हो, तो सामंतवाद विरोधी संघर्ष। माओवादियों के साथ कैसे मतलब रुख है? हम लोगों को तो ये जो आए हैं विनोद जी, उनके पिता को तो माओवादी मार दिया। अच्छा। हम जो विधायक हैं झारखंड के, तो उनके पिता को तो माओवादी मार दिया।
अच्छा, आप ही लोगों के विधायक को माओवादी मार दिया? विधायक के, हाँ, विधायक के पिताजी को? विधायक थे वो भी पूर्व विधायक थे? जी हाँ जी जी, चुनाव के पीरियड में। अच्छा। माने नामांकन होना, कल नामांकन होता, आज मार दिया। तब भी क्यों कहा जाता है राम इकबाल जी कि आप लोग माओवादियों के समर्थक हैं, कम से कम सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं मन में, ऐसा कहा जाता है ना? कहने के लिए तो कह सकते हैं लोग, लेकिन वो लोग, हम लोग कहते हैं जो वे लोग वो अराजकतावादी है। अराजकतावादी है, क्योंकि जब नीति स्पष्ट नहीं है, आपको सत्ता नहीं मिलेगा, तो सत्ता के लिए अब यहाँ वहाँ की अराजक कार्रवाइयों से जनता को परेशानी झेलना स्वाभाविक है। तो यही सब है। तो वो लोग भी तो माओ को मानता है, आप भी माओ को मानते हैं, अंतर क्या हुआ? आप लोग हथियार नहीं उठाते हैं बस? वो अलग चीज़ है, मानना वो अलग चीज़ है, मानने के लिए। लेकिन हम लोग उनके, माने हमारे देश में क्रांति में उनका जो योगदान क्या रहा है, जैसे मान लेते हैं कि जन संगठन बनाए, किसान सभा वो बनाए थे, फिर मोर्चा बनाए थे। तो भीएम के विनोद मिश्र के समय में भी ये सब होता था कि हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम 3 जादुई हथियारों से हम पराजित किए हैं। तो वहीं इंडियन पीपुल्स फ्रंट हम लोगों के यहाँ बना था। तो विभिन्न तरह से सीखने के लिए लेनिन को भी हूबहू नहीं, माने हमारे देश में कैसे लेनिन, स्टालिन की फोटो लगी है, स्टालिन को तो एकदम, तो क्या तो उसको वो कहा जाता था, हिटलर की तरह उसका नाम लिया जाता था स्टालिन का। स्टालिन का ही फोटो लगाए हुए हैं आप लोग, एक जगह नहीं, 2 जगह इधरों लगा हुआ है। हाँ, कहते हैं लोग। हाँ जी। तो ये सब है लोग हम लोगों के लिए महान लोग इसलिए हैं कि गरीबों के लिए, कम्युनिस्टों के लिए या शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए ये लोग संघर्ष किए हैं। संघर्ष करा किए हैं, तो किए हैं, तो हम लोगों के लिए आदर्श हैं। अच्छा जी। चलिए, और फोटो लगी है, इधर आइए रूहानी। हाँ जी, ये मंटू पासवान है। हाँ, वही सामंती समाज व्यवस्था, माने सामंतों के खिलाफ लड़ाई फिर में केदार शाह का स्केच है, सुरेश राम का है। केदार शाह है ना? हाँ, ये केदार शाह यहीं के हैं। अच्छा। हाँ, तो ये यहीं उनका मैंने इनका हत्या कर दिया गया था। कहाँ पे? सिवाने में। कौन करा था? अब उस तरह से तो हम लोग माने नहीं कह सकते हैं, लेकिन आरजेडी वाले करे थे। आरजेडी के सपोर्टर लोग थे। अच्छा, सुरेश राम हैं। तो ये तो सामंतों के जरिए, सामंती गुंडों के जरिए। सामंत किसको कहते हैं आप राम इकबाल जी? बहुत बार शब्द का इस्तेमाल किए। मतलब मेरे जो व्यूवर हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जो वीडियो को जो देखेंगे लोग, वो बार बार पूछेंगे कि सर सामंत आप कह रहे हैं, सामंत का मतलब क्या है, बताइए क्या मतलब है सामंत? अब मान लेते हैं कि संविधान है, तो संविधान के अनुसार हम लोगों को पूरी अधिकार है, माने बोलने का, सब कुछ करने का। लेकिन इसको आप नहीं मानते हैं। आप संविधान को नहीं मानते हैं? हाँ, माने जो लोग नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हमारे बाप दादा के समय से आपके बाप दादा को दबा करके रखे हैं, इसलिए आज भी रखेंगे। तो टकराव इसी में है। तो कोई सामंत कैसे बनता है? मतलब सामंत कैसे बनता है? इतना सामंत, आप सामंतवादी कह रहे हैं, सामंत को पावर इतनी कैसे मिलती है? राजनीति से पावर मिलती है? देखिए, सामंती एक चिंतन है, वो आर्थिक रूप से जो हो, तो सामंती चिंतन में वही हुआ कि हम कानून व्यवस्था, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। हम हमारे बाप दादा जो करते आए उसी को हम मानते हैं। उसी को मानते हैं। इसी में और राजनीति का प्रभाव पड़ता है इस पे? तो वो लोग संगठन नहीं करने देंगे, हमारे गांव को बिगाड़ देंगे। वो लोग मजदूरी के आंदोलन नहीं करने देंगे। यहाँ तक कि उनके बाल बच्चे चाहे नौजवान है तो वो बहू बेटी के साथ कुछ गलत कर दे रहे हैं, तो उसका वो समझते हैं कि हम लोगों का ये परंपरा है, इसलिए ये सब क्यों इस तरह कर रहा है। अरे आप वही सवाल के जवाब नहीं दिया राम इकबाल जी। मतलब क्या राजनीति का इसमें क्या रोल है? सामंतों को बढ़ाने चढ़ाने में राजनीति का क्या रोल है? मतलब आप लोग की लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ है अगर, तो इसमें रोल है ये बीजेपी का। बीजेपी सामंतों को बढ़ावा देती है, ये सबसे माने खराब चीज़ है। ये सबसे खराब चीज़ है। अच्छा, और संविधान को ये लोग भी नहीं मानते हैं।
बीजेपी वाले? बीजेपी वाले। और बताइए, वो तो आप लोग के बारे में ये कहते हैं, आप उनके बारे में कह रहे हैं, वो आप लोग के बारे में भी यही कहते हैं। हाँ, ये बातें कह सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरे कानूनी प्रक्रिया से हम लोगों की पार्टी लड़ रही है चुनाव, एक एक चीज। आइए, सवाल जवाब होता रहेगा राम इकबाल जी। हाँ, फिर है नरेश राम की फोटो। तो हाँ, वही है राम नरेश राम, सुरेश राम सॉरी। हाँ, तो वही ना कहे जैसे। हाँ, फिर नरेंद्र कुशवाहा, फिर सुरेंद्र यादव, फिर ये क्या नाम है, अमेरिका बैठा, ये क्या है? हाँ, ये अमेरिका बैठा है। अमेरिका बैठा, हाँ, तो वही शुरुआती समय का ही है। शुरुआती दौर में हम लोग जो शुरू किए थे ना, हाँ, मैं समय का सब उसी समय से। कितने साल पहले का बात बता रहे हैं? ये 85 84 85 शुरू हुआ ना, उसी टकराव में आते आते ही सब लोग। फिर भगत सिंह का फोटो है, भगत चंदू सिंह का हाथ से बनाया हुआ है, ये है। ये फिर चंदू का है, चंदू का फोटो बहुत पुराना चलता है ना। जी जी जी। फिर राधा किशुन का फोटो है, अश्विनी कुशवाहा, कमलेश सिंह, अनिरुद्ध सोनी, श्याम नारायण यादव हैं, यही जो चंद्रशेखर जी के साथ थे। हाँ, ये बहुत तेज तरह थे राजनीतिक रूप से। हाँ, इसीलिए उस समय में हुआ था हाँ। कि दूसरा कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी हाँ, एक वोट से। हाँ, और बिहार में हाँ, रणवीर सेना के जरिए पूरा कत्लेआम चल रहा था, अच्छा। उधर भोजपुर के तरफ। हम गए थे उधर, वो उसके बारे में भी सवाल है आप लोगों से। तो हुआ कि सिवान में तो जब आप सवाल लोग करते हैं तो दूसरा कोई भाषण नहीं देगा नुक्कड़ सभा में। और हम लोगों को विधानसभा का घेराव था, इसीलिए आप थे वहाँ पे? हाँ, आप थे वहाँ पे? ना, हम लोग नहीं थे। क्या कहानी उस दिन जो 31 मार्च 1997 को, जिस दिन चंदू का और श्याम नारायण यादव का बाकी लोगों का मर्डर हुआ था, उस दिन क्या घटना पूरी याद है आपको? सुने थे कोई कहानी है कि उस दिन हुआ क्या क्या था शुरुआत से लेकर अंत तक? तो हम लोग तो थे ऐसे चारों तरफ से। हाँ, तो 2 आदमी का हुआ कि यही लोग भाषण देंगे। अच्छा, चंदू भाषण देंगे और श्याम नारायण यादव भाषण देंगे। इसलिए कि यही लोग सबसे समझदार आगे बढ़े हुए थे पॉलिटिकल। तो मान लेते हैं कि कोई पूछ देगा कि केंद्र में सरकार गिर गई है, अच्छा, इस पर आपको क्या कहना है, तो दूसरे लोग नहीं बोल सकते हैं। बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे, ये लोग बोल पाएंगे। अच्छा। और फिर बिहार में जहाँ सरकार है, लालू जी थे, तो विधानसभा का घेराव है, तो ये क्यों है, तो यही सब था। तो ठीक है, तो सब लोग तो भाषण दे दिए थे, ये लोग चारों तरफ, माने स्टेशन से लेके चारों। ये जेपी चौक पे हो रहा था सब? तो यहाँ खाना वाना खा करके। कितने बजे की बात है ये, खाना ना खाए यहाँ पे? 3 बजे करीब में गए होंगे दोपहर में। हाँ, जी। हाँ। तो वही घटना घट गई। जेपी चौक पे खाना खा के गए यहाँ से ही लोग? हाँ, यहाँ से फिर बोल के या फिर आ जाते, बोल के वहाँ पे आ जाते, फिर आ जाते। एक ही जगह पर बोलना ही था। सब पास में ही है जेपी चौक यहाँ से, तो यही ना है। हाँ, हाँ। हाँ, मैं स्टेशन कचहरी के सामने पड़ जाएगा, तो वही तो मार दिया। आप कहाँ थे उस समय? यहीं ऑफिस पर थे। आप ऑफिस पे थे? मतलब आपको कितने बजे पता चला? उसी समय में हल्ला हो गया, खबर मिला, सब लोग, हम लोग दौड़ करके गए, तो अस्पताल ले जाया गया। जी। कितना कितना गोली लगा था बता सकते हैं? आपको याद है कुछ ऐसा? वो सब याद नहीं है, लेकिन इसमें माथे में लगा था। किसको? चंदू को? चंदू को भी, श्याम नारायण जी को भी। सर में लगी थी गोली? जी। अच्छा। जी। जो लोग एक ठो और थे, हाँ जी, रिक्शा वाले थे। हाँ, ये का नाम है उनका, भुटेली मियाँ। अच्छा जी, वो रिक्शा वाले भी मारे गए थे। उनको भी लगी थी गोली? जी। जो लोग गोली चलाए थे वो लोग कहाँ गए? वो लोग कब पकड़ाए, कैसे पकड़ाए? अब हम लोगों के तरफ से तो केस हुआ। अब केस हुआ साहबुद्दीन साहब के शूटरों पर। शहाबुद्दीन साहब? हाँ, तो उनके शूटरों पर। अब शहाबुद्दीन के नाम जाके साहब लगा रहे हैं? तो बोलते हैं लोग, तो यानी जेल में थे उस समय में, तो यही लोग न थे उनके सब, शहाबुद्दीन के सब समर्थक? जी, साहबुद्दीन के समर्थक। तो केस उस हुआ था। तो आगे चलते हैं। चारू मजुमदार की फोटो है, नागभूषण पटनायक और सुब्रत दत्त की फोटो है। फिर से वही वाला पोस्टर जिस पे स्टालिन और माओ की भी फोटो है। ये बहुत बढ़िया बैनर है। कल हम लोग रात को जब टहलते हुए आए थे
तब भी इसको हटवा सकते हैं क्या? 1 मिनट के लिए इसको किनारे कर सकते हैं क्या हम लोग? थोड़ा सा इसको किनारे कर लें तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। आइए मैं ही पकड़वा दे रहा हूँ उसको। संविधान बचाओ नागरिकता बचाओ रैली, मुख्य वक्ता कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, जो इधर आ जाइए, जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं इसमें पार्टी के। फिर पोस्टर है, झंडे पर 3 तारा, अमरनाथ यादव को विजयी बनाएं। हाँ, लोकसभा चुनाव का जी यहाँ पे खड़े थे 2019 में। जी जी। फिर है एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें 106 नाम हैं शहीद साथियों के नाम। इसमें दरौली है, गुठनी है, आदर है, रघुनाथपुर है, हुसैनगंज, जीरादेई प्रखंड नौतन। 106 लोग। तामिकबाल जी कौन है 106 लोग? और वो और लोग और साथियों का तो ना है फोटो। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? शहीद साथी कौन है ये लोग? ये सभी लोग हम लोगों के लोकल कार्यकर्ता हैं लोग, पार्टी के? और उसमें नेता भी हैं लोग। अच्छा। जिसमें कहीं होगा और साथियों का नाम हाँ जो इसमें देखे हैं। हाँ। जी यही तो। क्यों शहीद लिखा गया? कैसे, कब मारे गए? रामनरेश राम का भी नाम है इसमें। वो दूसरा रामनरेश है। अच्छा। यहाँ के रामनरेश। हाँ, मंटू पासवान का भी नाम है जो जी यहाँ पे जी फोटो लगी हुई है ना। जी जी। क्यों नाम आप शहीद क्यों कह रहे हैं? ये लोग कब मारे गए या कैसे? इसलिए हम लोग शहीद कहते हैं कि जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, न चोर थे, न गुंडा थे, न बदमाश थे, कुछ नहीं। तो क्यों मरवा दिया गया? क्या दुश्मनी हो सकती है इसकी किसी से? जब अगर कोई जनता के लिए काम कर रहा है, आपको मैं वही बात दोबारा कह रहा हूँ कि इसको मेरा व्यूअर पूछेगा, हमारे दर्शक पूछेंगे कि कोई जनता के लिए काम कर रहा है तो कोई क्यों मरवाएगा? क्यों मरवाएगा? उसका सवाल का जवाब आप थोड़ा समझाते हुए दीजिए ना। जी देखिए, जो पत्रकार लोग काम कर रहे हैं न्यूट्रल, हाँ। तो यूपी में क्यों मरवा दे रहा है पत्रकारों को? इसीलिए ना कि हमारे विरोध में आप क्यों जाते हैं। तो यहाँ तो लोकतंत्र का हनन हो गया। तो हम तो कहवे कि ये यही है सामंतवाद। यही सामंतवाद। तो ये समय अच्छा अच्छा। अच्छा। और ये सब समय, वो सब समय की घटना के नाम हैं जो हमको दिख रहे हैं, जो जिसमें आरजेडी का शासन था। हाँ जी। राजद का शासन था प्रदेश में। जी हाँ, जी। शहाबुद्दीन का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था ये इलाका। जी जी। मतलब आप अभी कहे कि सामंतवादी ताकतों को बीजेपी प्रश्रय देती है, आरजेडी के सभी लोग इन्हीं में ना घुसे हुए। आपने आरजेडी में 106 नाम लिखवाए हुए हैं आप। इसी में ना घुसे थे लोग, सभी लोग। बीजेपी के वही लोग साहब का नाम अति दर्जा दिए। शहाबुद्दीन को आज जो बीजेपी में हैं, हाँ, वही लोग हाँ, तब वही लोग दर्जा दिए। वही लोग ने साहब का दर्जा दिया है। और का मतलब आज बीजेपी में है लोग, सब लोग उस समय आरजेडी में थे। उस समय में सारे लोग आरजेडी में थे। माले को मिटाने का मैंने वो सपना देख रहे थे कि शहाबुद्दीन मिटा देगा। अब आरजेडी में तो कोई नहीं है, सारे लोग बीजेपी में आ गए बोले। बीजेपी में आ गए हैं लोग। शहाबुद्दीन की तो फोटो अभी भी आरजेडी के रैली में लगती है यहाँ पे। आज भी कलऊ हम देखे आरजेडी के शहाबुद्दीन की फोटो लगी हुई है, हिना साहब की फोटो लगी हुई, उनकी पत्नी की। हाँ जी। और आपके नेता की फोटो नहीं है आरजेडी के पोस्टर पे। तो हम लोगों का भी, हम लोगों का काहे रहेगा उन लोगों के ऊपर? हाँ? वो समझौता में है दीपंकर जी का। दीपांकर जी का समझौता में है। जी समझौता में है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुशवाहा हुआ। प्रदीप कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले प्रदीप? हम हुसैनगंज यहीं सिवान के ही हैं। पार्टी का कार्यकर्ता है? जी। हाँ? 2015 से पार्टी का करता है। 2015 से। कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई है आपकी? पढ़ाई हमारी मैट्रिक है, कहाँ से? यहीं स्थानीय हुई है। स्थानीय पढ़ाई लिखाई है आपकी, मैट्रिक पास है और पार्टी कार्यकर्ता 2015 से हैं। क्या करते हैं पार्टी के लिए आप? पार्टी के लिए संगठन जो बनता है उसमें आम जनता की जो सहयोग है, हाँ। उनमें जो समस्या आती है वही उनका सहयोग करते हैं। हाँ। और संगठन और पार्टी का मतलब जो भी ऊपर से कार्यक्रम आता है हाँ। उसको करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हम लोग घबराइए मत, आराम से गुरु। स्कूल जो है, तो जो कॉलेज है उसमें बहुत सारे मतलब शिक्षा की कमी होती है, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। यहाँ स्कूल में शौचालय नहीं होते हैं, पानी पीने के शुद्ध पानी नहीं होते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं।
तो ये सब यहाँ हम लोग मतलब छात्र स्टूडेंट से ठीक है, ये सब बात आपकी समझ रहे हैं, एक आंदोलन है, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन ये सबसे क्या चुनाव में जीत मिलेगी? एकदम हम लोग को जीत मिलेगी। 3 सीट पे लड़ रहे हैं आप। हम लोग 3 सीट पे लड़ रहे हैं, दरौली, जीरादेई और दरौदा। तीनों सीट में हमारे पक्ष में आम जनता, दलित और पिछड़े खासकर से वर्ग हमारे साथ हैं और ये एकदम मन बना के हमारे पक्ष में, हमारे पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग शुरू से ही इनके लिए लड़ रहे हैं, रोज़गार के लिए लड़ रहे हैं, इनके राशन के लिए लड़ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बतियाते हैं। सर नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयचंद्र राम हो। हाँ, जयचंद्र राम जयचंद्र जी। जी। जयचंद्र जी क्या करते हैं कार्यालय में आप? अभी कार्यालय में जो चुनाव कैंपेन चल रहा है, इसमें कार्यालय में बहुत से काम है चुनाव संबंधी। अभी आइए, और क्या आप किचन विचन भी देख रहे थे आप? जी जी, किचन से लेकर के पोस्टर, बैनर, ये जी जी, जहाँ ये बक्सा है ये? जी, एक वो बक्सा है। क्या है इसमें? इसमें मतलब कंबल, चादर, बेडशीट वगैरह है। ये लोग आते हैं तो रहते हैं यहाँ पे? जी, आते हैं तो जब चुनाव होता है या कोई पार्टी के बड़े प्रोग्राम जब होते हैं जिला स्तर पर, हाँ, तो इसकी आवश्यकता होती है। तो बिछाना पड़ता है यहाँ पे पूरा? जी, बिछाना पड़ता है। अच्छा, ये सब भोपा वोपा रखा है इधर बड़ा बड़ा? हाँ, ये तो मतलब उधर वो बैटरी वाला हाँ, साउंड सिस्टम है, कुछ अपना निजी भी साउंड सिस्टम था, इसलिए कि भाड़े पर लेकर के चलाने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, तो हुआ कि कुछ अपना निजी भी हो जाए। जी। इधर इन्वर्टर लगा है, छोटा सा बक्सा, एक फ्रिज है, एक अलमारी है, संभवतः सामानों से भरी हुई अलमारी है, ऊपर कुछ कागज पत्तर, दुनिया पोस्टर वोस्टर रखा है ना वो सब, और इधर आपका वो रखा है, घोषणा पत्र रखा हुआ है पार्टी का घोषणा पत्र है। इसी चुनाव का ना? जी, 2020 चुनाव विधानसभा। उसमें चीनी पड़ा हुआ चाहिए, ये हम नहीं बता सकते। आपका मुख्यमंत्री कौन होगा अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं तो? हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव जी। आपके मुख्यमंत्री। भाकपा माले को विजयी बनाए, महागठबंधन को विजयी बनाए। आइए रामचंद्र जी, जयचंद्र जी माफ कीजिएगा, ये किचन है ना? जी जी। तो इसमें आप कितने लोग काम करते हैं? इसमें हम लोग इधर है जी। सहयोगी मतलब हमारे 2-3 हैं, जैसे प्रदीप जी हैं, मैं हूँ, और जो भी साथी यहाँ मतलब कंटिन्यू रह रहे हैं चुनाव कैंपेन में, सब मिलजुल कर हम लोग कुछ साथियों के लिए भोजन बनाते हैं। सबके लिए भोजन बनाते हैं, खाना नाश्ता चाय जी जी जी। अच्छा, चंदू वाला जब 97 में कांड हुआ था, जी जी, उसमें आप कहाँ थे? जी मैं अपने घर पे था। घर पे? जी। आपको लगता है सही पार्टी आरजेडी के साथ जाके सही की? अभी मौजूदा परिस्थिति में ये बहुत ज़रूरी था। नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ बताइए जी। मौजूदा परिस्थिति जो देश की बन चुकी है, हमने तो 1-2 चंदू को और चंद्रशेखर को खोया है। अभी आरएसएस बीजेपी के जो चल रहे हैं प्रोग्राम, हमारे हजारों चंद्रशेखर और चंदू को मारने की कवायद है, इसलिए है हमारी बेहतर और मजबूरी बनती है कि हम आरजेडी से भी हम लड़े। आरजेडी से लड़ना मजबूरी है आपकी? एक साथ लड़ना, साथ। ये हमारी अच्छा, मजबूरी है, मतलब इच्छा नहीं है आपकी, मन नहीं है आपका, मजबूरी के लड़ते हैं जी। हैं? मन नहीं है, मजबूरी है। जी। आपने कहा ना कि आरजेडी के साथ जाना मजबूरी है हमारी। ये तो मजबूरी है, इसलिए कि हमारे संविधान खतरे में है। हमारे देश की जितनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, सारे के सारे निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं, और एक तो चंदू को हमने चंद्रशेखर को खोया है। मतलब ठीक है समझ गया, मतलब आरजेडी के साथ जाना। हजारों हमारे चंद्रशेखर को मारने की कवायदें चल रही है आरएसएस बीजेपी के जरिए, तो क्यों ना हम आरजेडी से गठबंधन करके मने इन संघियों वही आरजेडी जो है, जयचंद्र जी बैठ जाइए, वही आरजेडी जो है अभी आपके मतलब कहा जाता है कि आपकी पार्टियों के कई नेताओं की हत्या और उनके अपहरण के आरोपी शहाबुद्दीन का पोस्टर लगाए घूमती है अपने उस पे, अपने बैनर पे। जी देखिए, कभी नहीं बोले गठबंधन में कि साहब ये सब तो मत कीजिए, तो हमारे कामरेड का, हमारे साथी का अपमान है, ये नहीं कहते आप? देखिए ऐसा तो हम लोग कहते हैं, लेकिन वो उनके अपनी निजी मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हामिद है, जामिया मिलिया से मैं पढ़ा हुआ हूँ। क्या करते हैं? अभी तो मैं शिक्षक हूँ। कहाँ पे? पटना में हूँ। पटना में शिक्षक हैं? क्या पढ़ाते हैं, कहाँ पे? पटना में मिर्जा गालिब टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में। मिर्जा गालिब टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में आप पढ़ाते हैं? अच्छा जी, बताइए।
गठबंधन जो है वो शहाबुद्दीन साहब से नहीं हुई है। गठबंधन जो है सामाजिक न्याय के नाम पे लालू के विचारधारा से हुई है। लालू की विचारधारा से। लालू के विचारधारा जो सामाजिक न्याय का जो लाइन है, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने का जो लाइन है, धर्मनिरपेक्षता का जो बहाल करने की लाइन है, इस लाइन पे गठबंधन हुआ है। फासिस्ट ताकतें सर उठा रही हैं, उनको कमज़ोर करने के लाइन पे हुआ है। शहाबुद्दीन तो एक व्यक्ति हैं, उनसे गठबंधन नहीं हुआ है। ठीक है, मैं ये कब कह रहा हूँ कि शहाबुद्दीन साहब का गठबंधन हुआ है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आरजेडी के साथ आपका गठबंधन है कि आपने अभी कभी इस पे सवाल नहीं उठाया कि साहब पोस्टर्स पे तो शहाबुद्दीन का पोस्टर है, हम आपसे गठबंधन में हैं। देखिए, जब बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी जाती हैं तो कुछ छोटी चीज़ों को साइडलाइन किया जाता है। क्या क्योंकि साइडलाइन? अभी क्या सबसे बड़ी लड़ाई है, मुल्क में संविधान खतरे में है। नहीं ठीक है, आप क्या तो आप साइडलाइन कर रहे हैं? क्या साइडलाइन कर रहे हैं आप? चंदू की शहादत को साइडलाइन कर रहे हैं? कहाँ चंदू के शहादत को भूले हैं हम? कहाँ ये आपके ऊपर 106 लोगों का पोस्टर लगा है, उन लोगों को साइडलाइन कर रहे हैं? किसी को नहीं भूले हैं। श्याम नारायण यादव के जाने को या छोटे लाल यादव के जाने को साइडलाइन कर रहे हैं। साइडलाइन का आप शब्द ने इस्तेमाल किया है। साइडलाइन नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि पार्टी लाइन का अपना मुद्दा है, तो उन मुद्दों को हम साइड करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे फासिस्ट ताकतों को कमज़ोर करने के लिए, सेकुलरिज्म को बहाल करने के लिए, संविधान को बहाल करने के लिए, सामाजिक न्याय को बहाल करने के लिए इस लाइन पर हम लोग गठबंधन हुआ है। अच्छा ये बताइए कि नाम मैं भूल रहा हूँ आपका। हामिद नाम है। हामिद उर्फ गुड्डू। या आप बताएं या जयचंद जी बताएं या धीरेन्द्र जी हैं जो पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं, बता रहे हैं कि ऑफिस की जिम्मेदारी है। आरजेडी के कितने कार्यकर्ताओं का साथ है? 3 विधानसभाओं पे आप लड़ रहे हैं, आरजेडी कितने कार्यकर्ता आपके साथ रैलियां कर रहे हैं? आरजेडी हर जगह हमारा साथ दे रहे हैं, हम भी उनका हर जगह साथ दे रहे हैं। हिना साहब भी हमारे कैंपेन में घूम रही हैं, हमारे लोग भी उनके। शहाबुद्दीन अवध बिहारी चौधरी जी के कैंपेन में जी, 2 दिन तक। हिना शहाब, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सैयद शहाबुद्दीन की पत्नी है जी। तो वो लोग हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं, हम लोग भी उन्हें पूरा समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि मुल्क लूट जाएगा ये आसान नजर आते हैं। आप किस पार्टी के मेंबर हैं? पार्टी मेंबर हैं कि नहीं है? मैं तो लेफ्ट के तरफ मेरा झुकाव है जी। पार्टी मेंबर नहीं है जी। माले में, मतलब शामिल नहीं है जी। आयशा में रहे हैं। धीरेन्द्र जी आयशा में नमस्ते। धीरेन्द्र जी, यही सवाल है सबसे बड़ा। और सीवान की पॉलिटिक्स में आप बिहार में कहीं भी अगर इग्नोर कर जाएं, लेकिन खासकर भोजपुर में और सीवान में आप इग्नोर नहीं कर सकते माले और राजद के बीच में जो झगड़ा रहा आया है और जो एक क्लैश रहा आया है। चंदू 2 बार के यूनियन प्रेसिडेंट रहे। आयशा को शुरू करने का एक श्रेय दिया जाता है चंदू को। माले के आयशा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो माले का छात्र संगठन है, कई आप लोग जब छात्र संगठन चुनाव होते हैं JNU के या DU के या दूसरे बड़े कॉलेजेस के, तो आप उनके नाम सुनते हैं। तो ऐसे में यही सवाल उठता है कि आरजेडी का कितना समर्थन है आपको धीरेन्द्र जी यहाँ पे? मतलब अभी तो हमको लोग बता रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाना मजबूरी है आपकी, कोई इसमें इच्छाएं नहीं है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये जो महागठबंधन बना है, जिस कंटेक्स्ट में बना है, व्यापक समुदाय में दलितों, पिछड़ों, अकेलेतों, मजदूर, किसानों में एक व्यापक समर्थन है। और ग्रासरूट लेवल पर तो मैं मानता हूँ कि एक बड़ी एकता बनी है, क्योंकि लोगों के सामने जो भी आज़ादी के बाद की जो उपलब्धियाँ हैं वो खतरे में नज़र आ रही हैं। संविधान खतरा में है, आरक्षण खतरा में है, लैंड राइट्स खतरा में है, हाउसिंग राइट्स खतरा में है। बिहार में 1 लाख से ज़्यादा परिवारों को उजाड़ दिया गया है, बुलडोजर चला दिया गया है। और ये सिवान में ये लोकसभा चुनाव के बाद 55 जगहों पर, आइए अंदर वाला ऑफिस भी देखते चलते हैं। हाँ बताइए। लोकसभा चुनाव के बाद संविधान ये सिवान में 55 जगहों पर दलितों पर, अति पिछड़ों पर, अकेलेतों पर हमले हुए हैं। और वो ताकतें जो हैं, भारतीय जनता पार्टी, RSS, हिंदू युवा वाहिनी, ये सब लोग मिल करके बिहार माने सिवान में फिर से एक सामंती वर्चस्व को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। फिर से पहले किसका था? अगर फिर से है तो पहले किसका था? उस समय भी सामंती वर्चस्व था। उस समय जो लोग हम लोग पर हमले कर रहे हैं, पैटर्नेज किसका था? किसका हाथ था इन सामंतों पर? नहीं, ये अजय सिंह बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी सांसद बन गई हैं। कविता सिंह की बात कर रहे हैं। उस समय भी वो लोग थे और आज भी हैं। उन्हीं ताकतों को, सामंती वर्चस्व को पुनर्स्थापित करने का जो हमला है,
इसको लेकर के समाज में एक बड़ी एकता की जरूरत थी, इसलिए इस एकता को व्यापक आधार मिलता हुआ दिख रहा है और आरजेडी के लोग या माले के लोग जमीनी स्तर पर एक बड़ी एकता, जनता की एकता बन रही है और इसमें एक व्यापक गोलबंदी दिख रही है। और सिवान में तो महागठबंधन के पक्ष में एक आंधी जैसी बह रही है और मैं तो दावे के साथ कहूँगा कि 8 सीटों में ये तो मतलब आप 8 में से 3 सीटों पे लड़ रहे हैं आप लोग, और लोग जहाँ तक कह रहे हैं हम लोगों से कि माले अगर 3 सीटें भी जीत गया तो महागठबंधन में भी किसी की सुनेगा नहीं। अगर सिवान की 3 सीटें जीत जाता है माले तो फिर किसी की सुनेगा नहीं। ऐसा सही सोच? देखिए माले राज्यसभा वगैरह के चुनाव में फिर अपनी मनमानी करेंगे आप। देखिए हम लोग भोजपुर में भी कई सीटों पे लड़ रहे हैं आप। नहीं, मूल बात हमारा है कि हम महागठबंधन में गए हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत यूनिटी बनी है, लेकिन जो बेसिक कुछ राइट्स है, दलित राइट्स है, लैंड राइट्स है, महिला राइट्स है, माने माइनॉरिटीज़ का राइट्स है, स्टेट का रिप्रेशन है, इन सारे प्रश्नों पर हम मजबूती से लड़ेंगे। मतलब महागठबंधन से भी लड़ सकते हैं इसके लिए? मैंने महागठबंधन का यदि कोई एक्ट, कोई पॉलिसी ऐसा होगा जो प्रो पीपुल नहीं रहेगा, प्रो पीजेंट्री नहीं रहेगा, दलित गरीबों के पक्ष में नहीं रहेगा, तो अभी जो घोषणा पत्र महागठबंधन की ओर से जारी हुआ है वो एक बेहतर घोषणा पत्र है। उसमें बिहार में पिछले 5 वर्षों से जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों की जो आवाज़ थी उस आवाज़ को घोषणा पत्र में जगह दी गई है और इसलिए व्यापक स्वागत हो रहा है। उन घोषणा पत्रों को जमीन पर उतारने में यदि कहीं दिक्कत होगी तो माले संघर्ष की पार्टी है, सड़क की पार्टी है और वो सड़कों पर भी वो आंदोलन होगा और सदन के भीतर भी वो आंदोलन। धीरेन्द्र जी, बातचीत को थोड़ा सा लाइट करते हैं, ठीक है? पॉपुलर परसेप्शन की बात करते हैं, ठीक है? पॉपुलर परसेप्शन, माले एक समय बड़ी पार्टी हुआ करती थी, ठीक है? बंगाल में कई सीटों पर थे, या बिहार में कई सीटों पर थे, कई राज्यों में कई सीटों पर थे। अभी आप एक डिमिनिश फोर्स के तौर पर मौजूद है, कहा जाता है ऐसा, ठीक है? जो फोर्स जो है अभी कहीं दिखती नहीं है। पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारा फोर्स अंडरग्राउंड फोर्स है, लोग ऐसे कहते हैं। छात्र संगठनों को छोड़ दें, जेएनयू के छात्र संगठन को छोड़ दें, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन को छोड़ दें, जिसमें पिछले साल भी, पिछले 2018 में हुए चुनावों में आप छात्र राजद के साथ मिलकर लड़े थे। छात्र 2018 में भी, 19 में भी, क्योंकि तभी समझ में आने लगा कि आप 20 के चुनाव में आप लोग गठबंधन में जाएंगे। पप्पू यादव वगैरह के भी फ़ोन आते थे। इन सब के बावजूद पॉपुलर परसेप्शन पे अगर बात करें तो आप लोगों को ये क्यों कहा जाता है कि ये देशद्रोही ताकतें हैं? क्यों कहा जाता है? एक बड़ा हिस्सा छात्रों का या मीडिया का ये क्यों आप पर आरोप लगाता है लोगों पर? देखिए ये मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई आरोप है। सोसाइटी में लेफ्ट रूटेड रहा है और नेशनल मूवमेंट से लेकर के अभी तक सब आरोप लगते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट हैं, ट्विटर है, खबर आरएसएस स्पॉन्सर्ड आरोप है, बीजेपी स्पॉन्सर्ड आरोप है और इस देश में देशभक्ति का प्रमाण पत्र कम्युनिस्टों को देने की ज़रूरत नहीं है। काकोरी षड्यंत्र से लेकर के इस देश में जितने स्टेट रिप्रेशन हुआ है, एंटी कॉलोनियल जो मूवमेंट्स हुए हैं, लेफ्ट फोर फ्रंट पर रहा है और आज भी हमको आरएसएस से, नागपुर से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जनता की अदालत में हम जनता के देश के एक बड़े देशभक्त फोर्स के रूप में हैं। दीपांकर भट्टाचार्य हैं हमारे साथ, CPI ML भाकपा माले के जनरल सेक्रेटरी हैं। बिहार चुनाव के लिए आना हुआ सिवान में दीपांकर जी? बिल्कुल। 3 विधानसभाओं पे लड़ रहे हैं। 3 विधानसभा यहाँ है, बगल में गोपालगंज में भोरे हैं। 3 दिन का मेरा कार्यक्रम है इधर। अच्छा, इधर 3 दिन का कार्यक्रम है। अच्छा, हम लोग जो बातचीत करेंगे, मैं सिद्धांत हूँ लल्लन टॉप से। हम लोग बाहर इधर उधर ऑफिस देख रहे थे आपका, और इधर जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी कार्यकर्ता, उनसे बतिया रहे थे, हालचाल ले रहे थे, और जो तमाम सवाल उठते हैं माले पे, चुनाव के दरमियान, चुनाव के पहले, और तमाम से उन पर एक राय ले रहे थे। तो एक जो आम राय बनती है उसके आसपास जो बातचीत होती है वो सब बातचीत भी करेंगे आपसे। तो सबसे पहले बात तो यही है कि कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो सर्वहारा की बात करती हैं, ठीक है? कि दलितों को, पिछड़ों को, मजदूरों को, किसानों को उनका हक दिलवाना है। लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, उनके चेहरे दिखने की बात आती है, तो मतलब आपकी पार्टी के संस्थापक विनोद मिश्र, उसके उनके बाद आ जाने के बाद आप जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, जो सो कॉल्ड उसी लैंडलॉर्ड क्लास से आते हैं जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं। नहीं, मैं बता दूं अपने, मेरे पिताजी रेलवे में ग्रुप C के एम्प्लॉय रहे हैं, ऐसे ही रिटायर किए हैं। किसी लैंडलॉर्ड क्लास में कभी थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो मेरे पिताजी एक रेलवे के कर्मचारी थे और मैं रेलवे परिवार से आता हूँ, किसी लैंडलॉर्ड क्लास से आता ही नहीं। अच्छा,
और फिर रिप्रेजेंटेशन की बात है, दलित कहाँ है इस पार्टी में आपके यहाँ? मतलब कहाँ है आप देख लीजिए, हमारे पार्टी के हर लेवल पे, हमारी सेंट्रल कमेटी में आप देख लीजिए, हर लेवल पर देख लीजिए, पार्टी में दलित नेता हो या तमाम बिरादरी से लोग हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। अच्छा दीपांकर जी, आप लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं ना, लैंड रिफॉर्म की बहुत सारी आपकी डिबेट्स हैं, बहुत सारे पेपर्स वगैरह हैं, पर्चे हैं, लेख हैं। यहाँ पे सवाल उठता है कि जिस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो बिहार जैसा है, 1200 से 1300 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग हैं, सबके पास ज़मीनें कम हैं, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और ज़मीनें कम हैं, ऐसे में आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या किसकी ज़मीनें छीन कर गरीबों को दी जाएंगी और कैसे लागू कैसे होगा ये? सवाल हमारा है ही नहीं, सवाल है नीतीश जी जब 2005 में अंत में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने खुद बिहार में भूमि सुधार के लिए एक आयोग गठित किया था। उस आयोग की एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को नीतीश जी ने डंप कर दिया, और उस रिपोर्ट में उस आयोग का ये फाइंडिंग था कि बिहार में करीब 20-21 लाख एकड़ ज़मीन है बांटने लायक, सीलिंग से फाजिल, चाहे वो लिटिगेशन में फंसी हुई ज़मीन हो, भूदान की ज़मीन है, गैर मजरूह ज़मीन है, तो इस ज़मीन को गरीबों के बीच में अगर बांट दिया जाए तो 1 एकड़ ज़मीन बिहार के तमाम भूमिहीन को मिल सकती है। ये 2007 की रिपोर्ट है, ठीक है? इसलिए ये एक तरह से तो बहुत वाइडली एक्सेप्टेड फिगर्स हैं, अध्ययन है। अब सरकार ने इसको किया नहीं, लागू नहीं किया, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। बिहार में भूमि सुधार सरकारी पहल पर बिल्कुल लागू नहीं हुआ। जो भी ज़मीन अगर गरीबों के हक में कुछ आई है वो लड़ करके आई है, और अभी इस सरकार ने तो यहाँ तक काम कर दिया कि ज़मींदारी उन्मूलन के ज़माने में विनोबा जी के नेतृत्व में एक भूदान की मुहिम शुरू हुई थी, बल्कि इसमें ज़मींदारों को प्रेरित किया गया था कि आप अपनी ज़मीन स्वेच्छा से गरीबों के बीच में दे दें। बहुत सारे ज़मींदारों ने दिया भी था। नीतीश जी ने कहा कि ये जो ज़मींदारी उन्मूलन हो गया था, वो कह रहे कि ज़मींदारों ने भूदान के तहत जो ज़मीन दी ये गैर कानूनी था, और भूदान के सारा जो ढांचा था बिहार में, भूदान यज्ञ कमेटी है, आचार्य राममूर्ति जी उसमें थे, तो उसको भी उन्होंने भंग कर दिया। तो यहाँ तो बिल्कुल कोशिश ये हो रही है कि थोड़ा बहुत भी भूमि सुधार हो और चीज़ें आगे बढ़े, इसके बजाय फिर हमें अतीत में लौटाने की कोशिश हो रही है। तो भाजपा भी वही अतीत में लौटाने वाली पार्टी है, और नीतीश जी ने भी बिहार में यही काम किया। महागठबंधन की तरफ से कैसा कोई वादा हुआ आपकी तरफ से कि हम लैंड रिफॉर्म पर काम करेंगे? महागठबंधन का जो साझा संकल्प पत्र है उसमें कुछ बातें हैं, बटाईदारों को उनके हक की बात है, क्योंकि आज ये बड़ा सवाल है। देखिए, बटाईदारों का जो सवाल है वो एक तो हम लड़ते रहे इस सवाल पर कि भाई जब खेती संकट में है तो कहीं फसल बर्बाद हो जाए तो उसका मुआवजा आप ज़मीन के मालिक को देंगे, लेकिन जो बटाईदार खेती कर रहा है पैसा खर्च करके, उसको नहीं मुआवजा मिलेगा तो कैसे हो सकता है? अगर केसीसी है, किसान को आप क्रेडिट देंगे, तो खेती करने वाला बटाईदार को अगर ना मिलेगा और सिर्फ ज़मीन के कागज़ जिसके पास है उसी को मिलेगा, ठीक नहीं है। डीजल की सब्सिडी अगर आप दे रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए। तो एक तो बटाईदारों के अधिकार के लिए हम लड़ते रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि ये जो अभी फार्म बिल्स आए हैं, इसने पूरे देश के तमाम किसानों को परेशान कर दिया, छोटे गरीब मझोले किसान। और तुलना करिए तो बिहार के जो धनी किसान हैं, पंजाब के हिसाब से देखिएगा तो गरीब हैं, बहुत कम। बिहार में तो मंडी सिस्टम पहले ही से नहीं है, बिहार के किसानों को इसमें जो बात आई कि बटाई, जो लोग बिहार में बहुत गांव में आपको मिल जाएगा कि घर से कोई कमाने के लिए चला गया पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कुछ पैसा भेजते हैं, उसी पैसे से लोग कुछ ज़मीन पट्टे पे लेके खेती भी करते हैं। तो जैसे ही खेती में पूरा कॉरपोरेट का कब्जा होने लगेगा तो ज़मीन का भाव जो बढ़ेगा, तो समझ लीजिए कि गरीबों के लिए थोड़ी सी ज़मीन पट्टे पर लेकर के भी खेती करना असंभव हो जाएगा, और सारे किसान एक तरीके से किराएदार किसान बन जाएंगे या गुलाम बन जाएंगे कंपनी वालों के। तो ये बड़ी चिंता की बात है। और ये आप सही कह रहे हैं कि 2006 से ही यहाँ कृषि बाजार समितियों को ख़त्म किया गया, और इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, जो अभी मोदी जी दावा कर रहे हैं कि मंडियों को ख़त्म कर देने से किसान आज़ाद हो जाएंगे और किसान की आमदनी बढ़ जाएगी। तो बिहार एक तरह से टेस्ट केस है। 2006 से आपने ख़त्म कर दिया, और पिछले 15 साल में बिहार के किसान की आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ी। 44,000 रुपये सालाना
बिहार के किसानों की औसत आमदनी है। 2.5 लाख के आसपास पंजाब के किसानों की औसत आमदनी है। और यहाँ जो गेहूँ ले लीजिए, धान लीजिए, आप मकाई ले लीजिए, 1% 2% से ज़्यादा उसकी सरकारी खरीद बिक्री होती ही नहीं है। तो अब जैसे अभी बोल रहे हैं कि साझा संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें हैं। साझा संकल्प पत्र से अगर राजद जो है आने वाले समय में अगर सरकार बनाता है महागठबंधन और राजद पीछे हटता है तो क्या पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार नहीं होगा माले और माले गठबंधन, या आपके जो इश्यूज हैं वो? नहीं, हमें लगता है कि पहली बात, हमारे सारे इशू साझा संकल्प पत्र में नहीं है। साझा संकल्प पत्र में लेकिन एक खास बात है, वो है कि पूरे बिहार के इस चुनाव में आप लोग घूम रहे हैं, आपको भी बात नज़र में आई होगी कि ये चुनाव बिल्कुल बदला हुआ चुनाव है। शायद ही इस देश में ऐसा चुनाव देखने को मिलता है जहां रोज़गार का सवाल एक नंबर पर। नौजवान जिस चुनाव को एक तरह से लीड कर रहे हैं, ये चुनाव बिल्कुल एक युवा चुनाव दिख रहा है। लोग कह रहे हैं नीतीश जी की, तेजस्वी यादव के पास अनुभव नहीं है, लोग कह रहे हैं कि हम अनुभव नहीं है तो अनुभव हासिल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो अचानक लगने लगा है कि नीतीश जी बहुत बूढ़े नज़र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी चेहरे कोई नौजवानों के नहीं दिख रहा है, लेकिन राजद में या हमारे मालेक में भी बहुत सारे नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव जब नौजवानों का है और उनके रोज़गार का प्रश्न एक नंबर पर है, और रोज़गार मतलब सिर्फ रोज़गार की क्वांटिटी नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी भी, सुरक्षित सम्मानजनक रोज़गार, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जैसी बातें, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना जो दिल्ली में भी केजरीवाल जी ने भी कहा था, लेकिन दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ बातें हैं, तो निश्चित तौर पर ये पूरे देश की नज़र होगी ये इन चीज़ों पर अमल हो पाता है कि नहीं। और हम लोगों का भी, हम तो यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ माले का घोषणा पत्र तो है नहीं, साझा संकल्प पत्र है, तो सभी लोग संकल्प पत्र के प्रति प्रतिबद्ध है, उससे बंधे हुए रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें लागू होंगी। और जब जनता के आंदोलन के बल पर ये मुद्दे बने हैं, शिक्षकों की लंबी हड़ताल, लंबी लड़ाई, उससे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मुद्दा बना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बिल्कुल होना चाहिए। तो जहाँ आंदोलन से मुद्दा बना है और वो मुद्दा साझा संकल्प पत्र में आ गया है, तो मुझे लगता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आंदोलन के बल पर होगा। अगर सरकार में कहीं कोई इसमें दिक्कत हो, कहीं सरकार की ओर से कोई कमी रह जाए, तो उसमें जनता आंदोलन के जरिए उसको पूरा कर देगी। ठीक है, तो अभी आपके पार्टी पे का जो इतिहास रहा है उस पर थोड़ी बात करते हैं। और बिहार से खासकर 90 की दशक की शुरुआत की जो पॉलिटिक्स रही, उसमें एक नारा लगता था माले का, मतलब वो है नारा कि अब की बार भादों में गोरी कलाई कादों में। एक नारा था, हुआ करता था, लोग बताते हैं कि भादों में बुआई होती है तो उसको कहते थे गोरी कलाई, से मतलब संभ्रांत घरों की महिलाओं के बारे में होता था। और ये था कादो मतलब कीचड़, कि कीचड़ में संभ्रांत घरों की महिलाओं से भादों का समय आएगा तो उनसे बुआई करवाएंगे। नहीं, ये पहली बात तो देखिए, इस तरीके के नारे हम नहीं जानते। ये कहीं से भी हमारे पार्टी के अंदर बहुत कोई स्थापित ऐसे नारे नहीं है। कहीं कोई किसी ने दे दिया होगा, कभी तो चला होगा। पहली बात, महिलाओं का कोई भी नारा, जो चाहे वो महिला किसी भी जाति से हो, तो महिलाओं के प्रति सम्मान, ये हम समझते हैं कि हमारी पार्टी के परंपरा में और आम पार्टी के अंदर का जो जनमानस है उसके अंदर बिल्कुल ये बात है। इसलिए ये नारे बहुत पार्टी के कुछ स्थापित नारे कहीं भी नहीं है। बहुत सारी कोशिश कर रही है आपकी पार्टी, लेकिन इतने सालों की कोशिशों के बावजूद आपका जनाधार जो है बिहार में वो बढ़ क्यों नहीं रहा है? जनाधार है निश्चित तौर पर बढ़ा है। और आप इस बार अगर हम 19 सीट पर लड़ रहे हैं, बहुत सारी सीटें हालांकि हमने निश्चित तौर पर जब गठबंधन किए हैं तो सब लोगों को छोड़ना पड़ा। राष्ट्रीय जनता दल को भी सीटें छोड़नी पड़ी हमारे लिए, हमने भी बहुत सीट छोड़ा है। तो हमें लगता है कि माले का जनाधार, चूँकि चुनाव हम बहुत ज़्यादा जीत नहीं पाए, तो कुछ लोग जनाधार को सिर्फ चुनाव और वोट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन माले का विस्तार लगातार बिहार में हम जहाँ से शुरू किए थे उस समय दो, एक मुजफ्फरपुर में मुशहरी और भोजपुर में एकवारी, दो गांव दो का नाम आता था। और दो गांव से पार्टी शुरू हुई 50 साल पहले। तो दो गांव की पार्टी आज पूरे बिहार भर में मेरे ख्याल से 2-4 जिले छूटे हैं जहां अभी माले के उस तरीके से नेटवर्क नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ पूरे बिहार में माले स्थापित है। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि माले एकमात्र पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टियों में भी जहां निरंतर एक प्रवाह है, हमेशा नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, नए मुद्दे। जैसे बिहार में इस बार आप हमारे अगर 19 कैंडिडेट को आप देखेंगे या जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं उसको अगर आप देखेंगे, तो इनमें से मान लीजिए
कुछ सीटें हैं जो हमारे पुराने परंपरागत कामकाज के इलाके हैं, और जहाँ से हमने किसान नेताओं को, खेत मजदूर, ग्रामीण मजदूर के नेताओं को खड़ा किया। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये कोशिश की कि हाल के वर्षों में जो हमारे आंदोलनों में नए आयाम जुड़े हैं और नए मुद्दे सामने आए हैं। क्या आयाम है आपके आंदोलनों में? जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के आने के बाद इस देश में 3 बड़े आंदोलन हुए। एक छात्रों का, रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। पहले वो एक वैचारिक आंदोलन था जहाँ हमारे आयशा के साथियों ने नारा दिया था, नए भारत के वास्ते भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते। तो इस देश में ये समझा जाता था कि भगत सिंह का रास्ता बिल्कुल अलग, अम्बेडकर का रास्ता बिल्कुल अलग। लेकिन यहाँ सवाल है, रोहित वेमुला की मृत्यु से अम्बेडकर को शामिल किया आयशा ने अपने एजेंडे में? ये नहीं, रोहित वेमुला की हत्या के बाद निश्चित तौर पर पूरे देश में एक ज़बरदस्त छात्रों में ये सवाल उठा। और रोहित वेमुला के चलते सिर्फ नहीं, हम तो समझते कि इस दौर में जब आज लोकतंत्र इतना बड़ा संकट में है, संविधान इतना बड़ा संकट में है, हमने खुद भी फिर से पूरा अम्बेडकर को हमने अध्ययन किया और हमने देखा कि अम्बेडकर को फिर से रीडिस्कवर करना इस दौर में पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहद ज़रूरी है। उनको आज़ादी के आंदोलन के एक नायक के रूप में अम्बेडकर को समझना होगा। अम्बेडकर को महज आप कुछ खास मुद्दों के या संविधान लिखने वाले नहीं। तो इस तरह से एक तो छात्र आंदोलन जो उससे शुरू हुआ, उस वैचारिक से, आज पूरे शिक्षा और रोजगार के सवाल पर एक युवा उभार, बिहार में तो 74 जैसी स्थिति दिख रही है। तो हमने इसी हिसाब से कॉमरेड संदीप सौरभ को, जो जेएनयू में जनरल सेक्रेटरी थे, आयशा के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको पालीगंज से उम्मीदवार बनाया। हमारे इनकलाबी नौजवान सभा है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कॉमरेड मनोज मंजिल, आज चुनाव लड़ रहे हैं अगियाओं से। जो उसके प्रांतीय अध्यक्ष हैं अजीत कुशवाहा, चुनाव लड़ रहे हैं डुमरांव से। भोरे बगल में है आपके गोपालगंज में, यहाँ भी जितेंद्र जी हैं, वो हमारे नौजवान सभा के नेता हैं। तो एक तो हमने छात्र नौजवानों के आंदोलन को बहुत प्रमुखता दी। दूसरा, हम देख रहे हैं कि इस दौर में पूरे देश में मजदूर वर्ग की संरचना बदल रही है। पहले लोग मजदूर आंदोलन बिहार में कहते थे बात, तो बिहार में कभी भी खास कोई उद्योग नहीं रहा। तो बहुत महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, या आपके नोएडा या मानेसर, गुड़गांव में जो वर्किंग क्लास दिखता है, वो वर्किंग क्लास उस तरह से बिहार में नहीं दिखेगा। तो बिहार में आंदोलन, मजदूर आंदोलन का मतलब था सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन। लेकिन सरकारी कर्मचारी की परिभाषा भी बदलने लगी है। आज जो एकदम दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, मानदेय पर काम कर रहे हैं, ये जो एक नया वर्किंग क्लास इमर्ज किया। महिलाएं पहली बार रसोईया, आशा, आंगनवाड़ी, जीविका, शिक्षक, नियोजित शिक्षक, अभी नीतीश जी ने शुरू किया था टोला सेवक, तालीमी मरकज़। और शुरू में जब 1000-2000 रुपये मिल रहा था तो नौजवान उसी में लग रहा था कि चलो कुछ तो मिल रहा है। आज लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें भी शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये जो पूरे बिहार में एक न्यू काइंड ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट, तो उस मूवमेंट को हम लोगों ने लीड किया। उसकी हमारे लीडर हैं कॉमरेड शशि यादव, जो पटना दीघा से चुनाव लड़ रही है। पूरे देश में जो आज भी दिल्ली में, देश में हर जगह एनआईए वाले जाते हैं, छापा मारते हैं, किसी को भी गिरफ्तार करके एनएसए में, यूएपीए में, सिडिशन में बंद कर देते हैं, जेल में। बोलने की आज़ादी इस देश में ख़त्म हो रही है। तो बिहार में भी दिल्ली दंगों और एल्गार परिषद के केस की बात कर रहे हैं? वो तो है ही, और भी केसेस बहुत जगह। तो दिल्ली में भी आपको पता होगा कि पिछले जब से 2014 के दौर से तो निर्दोष नौजवानों को फंसाना, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कफील खान से लेकर के, बस सिर्फ अगर आप मुस्लिम हैं तो बस उसी में बात हो गई, मुस्लिम नौजवान है तो उनको जेल में डाल दो आतंकवादी कह करके, ये सिलसिला शुरू हुआ था। इसके खिलाफ हम लोगों ने एक इंसाफ मंच मुजफ्फरपुर से शुरू हुआ और पूरे बिहार के कई जिलों में अभी प्रतिस्थापित है। इंसाफ मंच के 2 नेता हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, कॉमरेड आफ्ताब आलम औराई से, कैमुद्दीन अंसारी हमारे आरा से। तो हमने ये कोशिश की कि माले का जो एजेंडा है, इस दौर के जितने आंदोलन हुए हैं छात्र नौजवानों के, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए, इंसाफ के, महिलाओं के, तो उन सभी आंदोलनों का प्रतिनिधित्व 19 सीटों में ही हमने कोशिश की कि हर आंदोलन। ठीक है, लेकिन अब जनाधार आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिस समय 50 साल पहले पार्टी 2 इलाकों में शुरू हुई थी और फैल रही है धीरे। तो क्या अब माले का जनाधार राजद के साथ गठबंधन में ही सीमित रहेगा? उससे ही डिसाइड होगा कि राजद के साथ गठबंधन में है, किसी गठबंधन में है? माले की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी कैसे सामने आएगी? मतलब ये सवाल तब उठता है जब मैं 2018 का मैंने बिहार का छात्र चुनाव कवर किया था, कई कॉलेजेस में हुआ था। उस समय छात्र राजद के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे थे। पटना यूनिवर्सिटी में तो खासकर था कि काफ़ी था, पप्पू यादव फ़ोन भी करते थे सारे कार्यकर्ताओं को, एंटी बीजेपी जितने भी कैंडिडेट्स थे, ये खबर आती थी उस समय।
उसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आता है तो ये खबर उड़ जाती है कि आपने थोड़ी देर के लिए गठबंधन तोड़ दिया और कहा कि साहब हम सीवान नहीं छोड़ेंगे, सीवान में हम अपना एमपी प्रत्याशी जरूर खड़ा करेंगे अलग, ये बात आती है। फिर आता है चुनाव विधानसभा का, तो फिर आप मान लेंगे उसके साथ जाते हैं। क्या मतलब जनाधार की दिशा? आपकी क्रोनोलॉजी सही नहीं है। तो क्रोनोलॉजी ये है कि हमारा राष्ट्रीय जनता दल के साथ कभी कोई गठबंधन रहा ही नहीं। किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इलेक्शन में क्या होता है वो यूनिवर्सिटी की बात है। तो राष्ट्रीय जनता और छात्र राजद मिलकर साथ लड़ रहे हैं, तो वो हो सकता है। हम करेंगे हर चीज़ को आप पूरे बिल्कुल एक पॉलिटिक्स के कैंपस की स्थिति के अनुरूप बहुत कुछ हो सकता है। तो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा कभी कोई गठबंधन बिहार में कभी नहीं रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन नहीं बना। जिसमें जिग्नेश मेवाड़ी आए थे प्रचार करने। हमने उसको कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक तरह से एक सद्भावना के तहत गुडविल जेस्चर के रूप में उन्होंने कहा कि आरा सीट में हम माले को समर्थन देंगे। और हमारे लिए तो ये बात है कि हमारे लिए पॉलिटिकल सवाल है कि ये जो दौर है भारतीय जनता पार्टी, हम इसको बिल्कुल ही अलग, सच में इससे पार्टी विद डिफरेंस, क्योंकि इतनी खतरनाक पार्टी, इतना खतरनाक एजेंडा, इतना ज़्यादा लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी और इतना ज़्यादा बड़े कंपनी परस्त, पूंजी परस्त, अमीर परस्त पार्टी हिंदुस्तान में आज तक। सर माले वालों पर बीजेपी भी यही आरोप लगाती है कि आप लोकतंत्र विरोधी हैं, आप संविधान विरोधी हैं। नहीं, तो वो देशद्रोही जैसे टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो सब लोगों को पता है कि संविधान के साथ वो क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। हम तो संविधान मान के चलने वाले, संविधान के तहत अपने अधिकारों की मांग करने वाली पार्टी है। तो ये जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ बस 2019 के चुनाव में एक आप कह लीजिए तो सांकेतिक एक गुडविल जेस्चर उनकी तरफ से था, हमने भी एक रेसिप्रोकेट किया। पहली बार, इस बार जो तालमेल हुआ है ये एक आप कह सकते हैं कि तालमेल हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसीलिए देखिए तो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। और वो माने अब हम तो हमने नड्डा जी को धन्यवाद दे दिया कि माले के सबसे एक नंबर स्टार प्रचारक नड्डा जी, माले के प्रचारक नड्डा जी हैं। बिल्कुल भूपेंद्र यादव जी घूम करके पूरे बिहार में घूम करके, जहाँ माले के उम्मीदवार भी नहीं है, माले 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 खूब प्रचार किए हैं। और लोगों में उत्सुकता जगी कि भाई मामला क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान के इस समय सबसे ताकतवर पार्टी है और कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो बिहार के चुनाव में आकर के, माले एक छोटी पार्टी है, 3 एमएलए थे पिछले चुनाव में, 2010 में हमारे एक भी एमएलए नहीं जीत पाए थे। तो अचानक इस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज़बरदस्त मोर्चा क्यों खोल लिया, इतनी परेशानी क्यों? तो इससे लोगों में उत्सुकता जगी। जैसे आप भी शायद हमसे जो पूछ रहे हैं, इसके पीछे भी शायद एक कारण ये होगा कि भाजपाइयों ने जो उत्सुकता बढ़ा दी माले के बारे में, मतलब उत्सुकता बढ़ा दी और कई सारे लोगों के बीच में ये नैरेटिव, उत्सुकता बढ़ा दी, कई सारे लोगों के बीच में नैरेटिव चलता है, उनको ये बोध होता है कि आप देश परस्त नहीं, मतलब पार्टी के बारे में ये लोगों के मन में चलता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी जाती है, मीम्स चलते हैं कि आप देश परस्त नहीं है, कहते हैं लोग कि देशद्रोही हैं। आप उनको जैसे भी एड्रेस करें, आप अपने जवाब में बता दीजिएगा। लोग बताते हैं कि चीन को इतना बढ़ावा, अभी जो चीन से टेंशन चल रहा है हमारा गलवान और तमाम जगहों पे जो टेंशन चल रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि चाइना के एजेंट जब देश में रहते हैं, ऐसी खबरें चलती हैं, ऐसे लोग कहते हैं। मतलब कैसे उस नैरेटिव कैसे चेंज करेंगे? मतलब यही सवाल आता है फिर ना। ये नैरेटिव पीट चुका है, ये नैरेटिव अब चलेगा ही नहीं देश में। अब धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आ रही है। ये आरएसएस वाले सबसे ज़्यादा स्वदेशी की बात करने वाले, और जब आरएसएस पैदा हुआ इस देश में 1925 में, इनको हिंदुस्तान की मिट्टी से और आज़ादी का आंदोलन से कहीं कोई प्रेरणा नहीं मिली। उसी समय से इन्होंने मुसोलिनी और हिटलर को अपना गुरु माना, और ये लिखित है बिल्कुल कि मुसोलिनी और हिटलर का जो आदर्श है, वो उस आदर्श पर, उसी ढर्रे पर आरएसएस का गठन किया जाए। वो भी ये कहते हैं आप स्टालिन और माओ को मानते हैं। नहीं, तो बिल्कुल नहीं। हम ये करेंगे, हाँ, कम्युनिस्ट आंदोलन दुनिया भर में, तो जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन में सफलता आई, क्रांति हुई, चाहे वो क्यूबा हो, वियतनाम हो, एक नहीं, अब तो दुनिया के बहुत सारे देश हैं, तो उन तमाम देशों में जहाँ जहाँ लोग आगे बढ़े अपने अपने देश में, तो उसको ज़रूर उससे हम प्रेरणा लेते हैं। लेकिन हिटलर और मुसोलिनी, तो हमारे पास तो भगत सिंह और अम्बेडकर हैं, और उनके पास मुसोलिनी और हिटलर है। इसीलिए समझ लीजिए कि वो उनके पास कोई देश का, अभी देखिए नई शिक्षा नीति आई है, आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति कह रहे हैं कि विदेशी विश्वविद्यालय अब हिंदुस्तान में आएगा।
तो ये जो पूरे टोटल देशभक्ति की बात करने वाले, स्वदेशी की बात करने वाले, वो बिल्कुल सब लोग देख रहे हैं कि इनका काम है बहुरा। और चीन की बात करिएगा तो चीन में तो सबसे ज़्यादा मोदी जी जाते रहे हैं। अभी आरएसएस का डेलीगेशन गया, बीजेपी और आरएसएस की बात डेलीगेशन गया चीन में, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को देखने के लिए, समझने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कैसे चलती है, और उस पैटर्न पर वो चाहते हैं कि बीजेपी का भी संगठन वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से। क्या तो वो ये है कि वो कंपनीज में अपने लोग बिठाते हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में चीन में बैठाते हैं लोग। ये तो मोदी और आरएसएस सरकार पर आपके आरोप है, लेकिन अपने ऊपर आरोपों पर लगने वाले क्या सफाई अपनी? ऐसे कोई आरोप ही नहीं है। देखिए, लोग माले बिहार में पूछ लीजिए, आम लोगों से पूछ लीजिए कि माले की क्या पहचान है। लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर सबसे जो दबे कुचले, हाशिए पर रहने वाले लोग, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए माले पार्टी आगे बढ़ी। दूसरा, लोग कहेंगे आपको, हर कोई कह देंगे कि ये लोग कह देंगे कि माले मतलब हिंसा। माले हिंसा के शिकार हैं। सबसे ज़्यादा जनसंहार झेलना, सबसे ज़्यादा पुलिस दमन झेलना, सबसे ज़्यादा हमारे साथी आज भी अमरजीत कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, फर्जी एक मामला करके, मुकदमा बना करके उनको पिछले बार जब नॉमिनेशन कर रहे थे उस समय गिरफ्तारी हुई और 5 साल से अभी जेल में हैं, जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो माले के लोग राज्य दमन के शिकार है, फर्जी मुकदमों के शिकार है, जनसंहारों के शिकार है। तो माले हिंसा का शिकार है बिहार के अंदर। माले दूसरों के खिलाफ हिंसा करने वाली पार्टी नहीं है। और सबसे ज़्यादा इस देश में अब हिंसा करने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। सबको मालूम है कि उनके राज्य में जिस तरह से उत्पीड़न होता है, जिस तरह से हर तरह की ताकतें, मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक हिंसा छोड़ दीजिए, जो सामाजिक हिंसा भी है, चाहे वो जाति के नाम पर हो, बलात्कार हो, उत्तर प्रदेश में क्या कर रखा है। बलात्कारियों का लोगों को लगता है कि राज आ गया। अब पुलिस मुठभेड़ में एक के बाद एक लगातार लोगों की हत्या हो रही है, और उस हत्या में जब पुलिस मुठभेड़ शुरू हो जाएगा तो उस मुठभेड़ में सिर्फ अपराधी तो शायद ही कोई मारा गया। एक विकास दुबे का एनकाउंटर करके बड़ा हल्ला कर रहे हैं, वो भी उतना बड़ा कानपुर कांड के बाद। लेकिन उस फर्जी मुठभेड़ में विवेक तिवारी भी मारा गया, एप्पल का यंग मैनेजर है, लखनऊ में मारा गया। अब मॉब लिंचिंग का सिलसिला चल पड़ा उत्तर प्रदेश में, तो अखलाक से शुरू हुआ तो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह भी मॉब लिंचिंग के भेंट चढ़ गए। बुलंदशहर की बात कर रहे हैं आप। ये बताइए, अब जैसे अब बातचीत अपने आखिरी दौर में है दीपंकर जी, आप बता रहे हैं अपने आरोपों पर सफाई दे रहे हैं, अपने पार्टी पर लग रहे आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। आपका आरजेडी के साथ गठबंधन है, उसी आरजेडी के नेता हैं सैयद शहाबुद्दीन। ये सवाल आप पर उठते रहते हैं, ये सवालों पर आपको सफाई देनी पड़ती होगी, और फिर से एक बार ट्राई कीजिए। सैयद शहाबुद्दीन, जिस पर चंदू की, सैयद शहाबुद्दीन नहीं है, मोहम्मद शहाबुद्दीन है। मोहम्मद शहाबुद्दीन है। सैयद शहाबुद्दीन एक दूसरे नेता होते थे बिहार में। हाँ, तो ठीक, सॉरी, हाँ, तो शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन पर चंदू की हत्या के आरोप हैं। चंदू और आपके कई साथियों के, छोटे लाल यादव के एब्डक्शन और के अपहरण और उनको गायब कर देने का आरोप है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उसको, छोटे लाल यादव को चिमनी में जला दिया गया या हत्या कर दी गई। तमाम थ्योरीज चलती हैं। माले के दर्जन भर नेताओं के साथ हिंसा के आरोप है शहाबुद्दीन पे। आप उस आरजेडी के साथ गठबंधन में हैं, वही आरजेडी, मतलब हम सिवान में, आज हमारा दूसरा दिन है हमारी टीम का, सिवान में घूम रहे हैं, हम आरजेडी के पोस्टर्स दिख रहे हैं। लालू की फोटो है, तेज प्रताप की फोटो है, तेजस्वी की फोटो है, राबड़ी की फोटो है, शहाबुद्दीन की फोटो है। आप एक पार्टी के साथ साझेबंदी में हैं कि आप सिवान में अपने नेताओं की हत्या के आरोपी का इतना ग्लोरिफिकेशन, कन्विक्टेड अपराधी की बात हो रही है, हम आरोपी की बात नहीं कर रहे हैं, कन्विक्टेड अपराधी है, क्या ग्लोरिफिकेशन किस तरह से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? क्यों गठबंधन में हैं? कैसे आप उस गठबंधन को आगे ले जा पाएंगे? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि कल को आप 3 सीटें अगर निकाल ले जाएं अपनी सिवान की, तो आप फिर गठबंधन की सुनेंगे ही नहीं। देखिए, आप कह रहे हैं कन्विक्टेड, तो बात सही है, जो कन्विक्टेड है वो कन्विक्टेड है। और अगर देश में कानून ठीक से चलता तो आप जिस बनारस से आए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय जेल में होते। मुख्यमंत्री बनने के साथ उस पावर का दुरुपयोग करके, आप कहना चाह रहे हैं कानून सही से नहीं चल रहा है देश का? बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा है। और ये बात आपने शहाबुद्दीन कन्विक्शन पे कही है, क्यों? नहीं, हम योगी आदित्यनाथ पर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अगर कानून ठीक से काम करता तो उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे थे, और वो सारे मुकदमे मुख्यमंत्री बनने के बाद, ऐसा तो हमने कभी इस देश में नहीं देखा कि मुख्यमंत्री खुद अपने सिग्नेचर से अपने ऊपर लागे सारे केसेस को वो हटा दे रहे हैं। हाईकोर्ट में उनका था कि केस नहीं चलाया जा सकता। तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग तो कैसे एक्विटेड हो रहा है वो भी हमको पता है, पूरे देश को पता है कि कुछ लोग दीपंकर जी, लेकिन अपने शहाबुद्दीन हम कह रहे हैं, देखिए, इस्लाम हमने जो तालमेल किया है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ किया।
हमने किसी नेता के साथ तो तालमेल किया नहीं, राष्ट्रीय जनता दल, और हमने इसीलिए किया है, हमने साफ किया कि बिहार में इस समय बिहार का पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का जो 15 साल से राज चल रहा है, आज पूरा बिहार खफा है। उसको हटाने के लिए आरजेडी के साथ जाना एक मजबूरी है क्या? बिल्कुल, वो जो पार्टियां हैं, मजबूरी है आरजेडी के साथ जाना? नहीं तो उसको आप मजबूरी कह लीजिए, ज़रूरत कह लीजिए, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, शब्दों का आप कुछ भी चुन लीजिए। क्योंकि हम अगर जब आप कहेंगे कि बिहार में आरजेडी एक पार्टी है जिस पार्टी पर सारे लोग ये मानते हैं, बाकी जो भी 15 साल के राज में हम भी विपक्ष में थे, हम लोग भी तमाम मुद्दों पर लड़ते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य में भी कभी लड़ने की ज़रूरत जब भी होगी हम लोग लड़ने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जहाँ ज़्यादातर पार्टियों ने हाथ मिला लिया, किसी भी दौर में राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाया। एनडीए के खिलाफ हमेशा ये पार्टी खड़ी रही। ये एक आरजेडी के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो ऐसे ही जो एनडीए विरोधी पार्टीज़ हैं बिहार के अंदर, उन पार्टियों को लेकर के गठबंधन बना है। और लेकिन वहीं आपकी फर्स्ट फ्लोर पे 106 शहीदों के नाम हैं, वो कहा जा रहा है सामंतवादी ताकतें थे, आरजेडी राजद का प्रश्रय था उस समय, वही राजद है सर। तो शहीदों राजद के पोस्टर पे भी शहाबुद्दीन की फोटो है, क्या आप शहीदों को आप किस रूप में ले रहे हैं? जैसे चंद्रशेखर की अगर आप बात करेंगे तो चंद्रशेखर हमारे लिए शहीद तो ज़रूर हैं, और चंद्रशेखर के उस पूरे मामले को लेकर हम लोगों ने लड़ा है, और पूरे सीवान में बहुत सारे अपराध के मामलों को लेकर हम लोग लड़े हैं। और अगर किसी को भी कानून से कोई सज़ा आज मिल रही है तो उसके पीछे माले की ही लड़ाई रही है। लेकिन शहीदों के बारे में एक नारा आप याद कर लीजिए, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। चंद्रशेखर हमारे लिए एक नेता थे, भगत सिंह के वारिस थे। और चंद्रशेखर का आखिरी वीडियो देख लीजिए, सारा वीडियो, जहां वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अभी एक ऐसे मोड़ पर है, एक रास्ता एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की ओर जाता है, एक रास्ता एक पूरे फांसीवाद की ओर, तानाशाही की ओर जाता है। इस समय अगर चंद्रशेखर जिंदा होते तो शायद उमर खालिद की तरह चंद्रशेखर भी सीएए विरोधी कानून, सीएए जो नागरिकता कानून है उसके खिलाफ आंदोलन के चलते हो सकता है जेल में जाते। राजद पर वापस आइए? हाँ, राजद पर वापस आइए। बिल्कुल, राजद एक पार्टी है, और इस समय बिहार में हम समझते हैं कि महागठबंधन में सबसे बड़ा घटक दल है। और शेष तो राजद ने जो अभी लोगों की एक जो उम्मीद जगी है संकल्प पत्र से, और एक सरकार बदलेगी, तो लोग उस पर निश्चित तौर पर देखेंगे। हम भी उम्मीद करेंगे कि जो संकल्प पत्र में है वो घोषणा जो है वो लागू होगी। तो ये थे दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई एमएल के जनरल सेक्रेटरी। मैं हूं सिद्धांत, साथ में है रूहानी। ललन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा जारी रहेगी। माले पर जो आरोप थे उस पर आपने दीपांकर भट्टाचार्य की सफाई सुनी। क्या सोचना है, क्या कहना है, क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स खुला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।